वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। करेलियन बीहड़ों के घने और गहरे जंगलों में फिनिश सोवियत सीमा की पूर्वी दिशा की ओर हमें एक बड़ी सी पहाड़ी संरचना मिलती है। इसका नाम है माउंट वोत्तवारा। इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ विक्ट्री, यानी विजय का पर्वत। पर इस विजय के पर्वत के बारे में कुछ है जो कि नॉर्मल नहीं है, बल्कि यह कहना सही होगा कि यह अजीब है। इस पूरे इलाके में मौजूद यह सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसकी आकृति आसमान में क्षितिज को चीरती हुई दिखाई देती है। इसकी चोटियां, या फिर यह कहें कि इसके पठार, हमेशा ही एक मन में उलझन पैदा कर देने वाली धुंध में ढके रहते हैं। ये धुंध एक बड़ी ही अजीब सी उंगलियों जैसी मालूम पड़ती है जो कि इस पहाड़ी के प्राचीन पत्थरों को घेरे रहती है। ये पत्थर जो कि आकार में बहुत ही बड़े और भारी हैं, किसी इंसान द्वारा ही आकार दिए हुए लगते हैं। ये बड़े और भारी भरकम पत्थर इस पहाड़ की ऊंचाइयों पर चंद छोटे छोटे पत्थरों पर बड़ी ही बारीकी से संतुलित करके टिकाए गए हैं, और ऐसा कम से कम कई हजार साल पहले किया गया होगा। ऐसे दर्जनों पत्थर अब काफी पुराने और थोड़े उबड़ खाबड़ हो चुके हैं। जाहिर है यह समय की मार ही है। ये पत्थर इस पहाड़ पर काफी दिलचस्प तरीके से रखे गए हैं। इन्हें देखने पर लगता है कि इन्हें यूं ही तो ऐसे नहीं रखा गया होगा। इसके पीछे जरूर ही कोई ना कोई कारण तो होगा, पर वो कारण क्या है ये किसी को नहीं पता। ठीक मिस्र के पिरामिड्स और स्फिंक्स की तरह, जो कि इस दुनिया में इंसानों की बनाई गई सबसे शानदार और भव्य इमारतों में से एक है, पर उन्हें बनाने का असल कारण और उनकी आकृति के पीछे का राज और बनाने के तरीकों से हम आज तक अनजान हैं। खैर, इस पहाड़ की रखवाली से करते इन पत्थरों के पास ही आपको कई टेढ़े मेढ़े अजीब पेड़ भी मिल जाएंगे जो कि इतने ज्यादा तुड़े मुड़े हुए हैं कि मानो उनकी डालियों और तनों को किसी अज्ञात शक्ति ने बड़ी ही बेदर्दी से मोड़ दिया हो। इस इलाके में पाए जाने वाले पाइन के ये प्राचीन पेड़ कम से कम 122 साल पुराने तो हैं ही, पर फिर भी उनकी लंबाई सिर्फ 2 मीटर ही है, जो कि उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। इस इलाके में पाए जाने वाली कई झीलें भी कम हैरत अंगेज नहीं हैं। यहां रहने वाले लोग इन्हें डेड लेक्स कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन झीलों में कुछ भी जिंदा नहीं है, ना तो मछलियां और ना ही कोई और जानवर। पर क्या सिर्फ इतना ही है जो कि इस पहाड़ को इतना दिलचस्प और गैर मामूली बनाता है? यहां के मूल निवासी सामी लोग दबी जुबान में माउंट वोत्तवारा के बारे में बातें करते हैं। उनके हिसाब से यह पहाड़ एक तरह का पोर्टल है। यह एक दरवाजा है जो कि कई दूसरी दुनियाओं को इस दुनिया से जोड़ता है। यह एक दहलीज है जिससे होकर हम या फिर कुछ और आर पार जा सकता है। यह वो जगह है जहां वास्तविकता का ताना बाना बहुत ही कमजोर हो जाता है। पुराने तौर तरीकों को जानने और मानने वाले कई लोग अब भी यहां आकर प्राचीन आत्माओं या फिर कुछ और एंटिटीज जो कि उनके हिसाब से आज भी यहां भटकती हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। बाहर से आने वाले लोग माउंट वोत्तवारा पर एक तरह की चुप्पी और गहरे अलगाव को भी महसूस करते हैं। कुछ बाहरी लोगों का कहना है
कि वो यहां की हवा को सामान्य नहीं पाते। एक अलग तरह की ठंड और सूनापन जो कि उनकी हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर देता है, और एक सनसनी जो उन्हें यह एहसास कराती है कि कई अनजान आंखें उन पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं। 1939 की कड़कती ठंड में सोवियत आर्मी ने करेलियन बॉर्डर को पार करके फिनलैंड के खिलाफ एक अच्छी खासी जंग छेड़ दी थी। इस जंग को नाम दिया गया विंटर वॉर, और इस विंटर वॉर में रशियन सिपाहियों ने एक बड़े ही भयानक सच से पर्दा उठा दिया था। शायद यह कहानी किसी आम से पहाड़ की है, जहां कुछ बड़े ही खूंखार जंगली जानवरों ने रशियन आर्मी की एक पूरी तरह से भारी हथियारों से लैस कंपनी का नरसंहार कर दिया था। या फिर इस तरह की कई कहानियों की तरह ही, जिनमें कई खास सवालों के जवाब अक्सर नहीं मिलते, ये वाकया भी कुछ और ही था। ये कहानी है वोत्तोवारा की, द माउंटेन ऑफ डेथ। 1 सितंबर 1939 को दुनिया को एक बार फिर से एक वैश्विक युद्ध में ढकेल दिया गया था। यूरोप के देशों में तनाव बर्दाश्त की हद तक बढ़ता ही जा रहा था। नाज़ी फौजें पोलैंड में पहुंच चुकी थीं, और उनका मकसद था अलाइड नेशंस यानी फ्रांस और ब्रिटेन को मजबूर करना कि वो अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दें। इस वक्त तक सोवियत यूनियन मोलोटोव रिबेनट्रॉप समझौते की वजह से जर्मनी के साथ खड़ा हुआ था। वो भी इस युद्ध में शामिल हुआ, और उसने पहले से ही अपनी पूर्वी सीमा पर हमलों से परेशान हो चुके पोलैंड पर हमला कर दिया। मोलोटोव रिबेनट्रॉप समझौते के मुताबिक सोवियत यूनियन और जर्मनी एक दूसरे का हर हालत में बिना किसी विरोध के साथ देंगे, और युद्ध में जीती हुई जमीन और माल असबाब को एक दूसरे के साथ बराबर बांट लेंगे। पर फिर भी सोवियत्स को जर्मनी की चालों और उनकी नीयत का सही अंदाजा भी था। उन्होंने कभी जर्मनी पर पूरा भरोसा नहीं किया। अगर हिटलर की फौजें किसी भी वजह से सोवियत यूनियन के खिलाफ चली जाती, तो स्टालिन ने पहले ही लेनिनग्राड को सुदृढ़ करने का प्लान बना रखा था। अगर जर्मनी के कब्जा किए हुए इलाकों में कहीं से भी सोवियत यूनियन पर जरा भी हमला होता, तो स्टालिन इसके लिए पहले से ही तैयार थे। करेलियन इस्थमस उस वक्त बड़ी ही कम आबादी वाले फिनलैंड का हिस्सा था, और यह नाज़ी फौजों के हमला करने के लिए सबसे मुफीद इलाका था। फिनिश लोग, जो कि सोवियत सरकार की विस्तारवादी नीतियों को अच्छे से समझते थे, उन्होंने सोवियत सरकार की उनकी जमीन को हड़पने की हर योजना को अब तक कामयाब नहीं होने दिया था। वो सोवियत से इस बारे में बात भी करने को तैयार नहीं थे, और यही कारण था कि 1 नवंबर 1939 को विंटर वॉर शुरू हुआ। सोवियत्स ने अपना पहला हमला सीधा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पर किया। उस वक्त फिनलैंड की आबादी सिर्फ 40 लाख की थी। यह एक बड़ा ही खूबसूरत इलाका हुआ करता था, जहां घने जंगल, ताजे पानी की झीलें, नदियां, दलदल और यहां तक कि हाड़ कपा देने वाला सर्दियों का मौसम भी पाया जाता था। फिनलैंड की छोटी और हल्के हथियारों से लैस आर्मी ने खुद को सबसे ताकतवर रेड आर्मी के सामने खड़ा पाया। सोवियत्स ने करेलियन इस्थमस पर अपनी फौज 14 डिवीजन से एक साथ हमला कर दिया था, जिसमें 4.5 लाख सैनिक थे। इन डिवीजन्स में हजारों टैंक, आर्टिलरी और फाइटर एयरक्राफ्ट थे। हालांकि फिनलैंड, जिसके पास ठीक ठाक तादाद में रिजर्व फौजी तो थे, वो भी इतनी बड़ी और ताकतवर सोवियत आर्मी के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं सकते थे। किसी भी सोवियत जनरल के लिए यह जंग जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इतिहास का कोई भी अच्छा विद्यार्थी आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता है जहां घमंड और अहंकार अक्सर युद्ध के मैदान में घुटने टेकते हुए पाए गए हैं। सोवियत फौजें जितनी तेजी से इस इलाके में घुसी थीं, उतनी ही तेजी से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उनके सामने जंग का सामान, जैसे कि रसद और ठंड की वजह से कई तकनीकी परेशानियां खड़ी हो गईं।
सोवियत फौजें फिनलैंड की इस जानलेवा ठंड और नए भूगोल से अनजान थीं। कुछ बहुत ही दूर दूर मौजूद छोटे छोटे कस्बों के अलावा फिनलैंड घने जंगलों से भरा हुआ था, जिनके बीच से अपना रास्ता बनाना और उन्हें पार करना कोई खाने का काम नहीं था। अगर जंगलों के बीच से कोई छोटी मोटी सड़क गुजरती भी थी, तो इस ठंड में वो सड़क कई फीट मोटी बर्फ के नीचे दब चुकी थी। अपने मामूली और कम हथियारों के बावजूद फिनिश फौजों ने इस वातावरण को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बड़ी तादाद में जंगलों के बीच से एक साथ गुजरते सोवियत सैनिक उनके लिए एक बड़ा और आसान निशाना थे। एक तरफ तो फिनिश सैनिक बर्फ की मोटी चादर में छुपकर उनका इंतजार करते और बचपन से ही सिखाई गई निशानेबाजी, तीरंदाजी, स्कीइंग और ठंड में जिंदा रहने के नायाब तरीकों की मदद से इन पतली सड़कों को रशियन सैनिकों के कब्रिस्तान में तब्दील कर देते। उस वक्त का एक आम सोवियत सैनिक इस तरह की ठंड का सामना करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके पास ठंड का मुकाबला करने के लिए गर्म कपड़े और इक्विपमेंट नहीं थे, पर वो बिना तैयारी के एक ऐसी जंग और एक ऐसे इलाके में फंस चुके थे जहां ठंड की वजह से ना तो उनके पास ये इक्विपमेंट पहुंच पा रहे थे और ना ही वो अपने युद्ध कौशल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे थे। कम ट्रेनिंग, इलाके की जानकारी लगभग ना के बराबर होना और घमंडी और डरपोक ऑफिसर्स के अलावा ज्यादातर रशियन सैनिकों के पास एक विंटर कोट तक नहीं था। एक ऐसा इलाका जहां टेम्परेचर आमतौर पर -30 डिग्री रहता हो और रात में -45 डिग्री तक पहुंच जाता हो। बहुत से रशियन सैनिक फिनिश सैनिकों की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड से ही मारे गए थे। पर फिनिश रेजिस्टेंस और अपने सैनिकों की लगातार होती मौतों के बावजूद सोवियत जनरल रुके नहीं, बल्कि वो करेलियन इलाके में आगे बढ़ते ही गए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। उन्हें तो बस अपना लक्ष्य दिखाई देता था और वो था फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। वो धीरे मगर लगातार आगे बढ़ रहे थे और इसी वजह से उनका सामना फिनिश सैनिकों के अलावा आम नागरिकों से भी हुआ था, जो कि अभी तक अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचे थे। फिनलैंड के मूल निवासी सामी लोगों का भी आमना सामना सोवियत्स के साथ हुआ। ये सामी लोग ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देशों के बसने से पहले से ही स्कैंडिनेविया के कई देशों और नॉर्डिक देशों के मूल निवासी रहे हैं। ये बंजारों की जिंदगी जीते हैं और ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तक फैले हुए हैं। इस करेलियन इलाके में सामी लोगों के 8000 साल पहले से रहने के कई आर्कियोलॉजिकल सबूत मिल चुके हैं। ये सामी लोग यहां नए आए हुए ईसाई और कम्युनिस्ट रशिया दोनों से ही चिढ़ते थे, क्योंकि ये दोनों ही सभ्यताएं उनकी जमीन पर कब्जा जो करती जा रही थीं। सामी लोगों का अपने पूर्वजों के संस्कारों और कर्म कांडों पर पक्का विश्वास है। इनका बिलीफ सिस्टम एक तरह का एनिमिज्म है, जिसके हिसाब से धरती पर मौजूद हर चीज में एक लाइफ फोर्स रहती है, जिसका सम्मान करना सभी का फर्ज है। उनका मानना है कि अगर वो प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में प्रकृति भी उन्हें इतना कुछ तो दे ही देगी कि उनकी जिंदगी आराम से चल जाए। इस जंग में सामी लोग बीच में फंसे हुए थे और दोनों ही तरफ से नुकसान उठा रहे थे। खैर, अगले 2 महीनों तक सोवियत फौजें आगे तो बढ़ती रहीं, पर उन्हें इस जंग में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। वो अपने से कमजोर, कम तादाद वाले फिनिश सैनिकों से पिट रहे थे। इस सब के बावजूद सोवियत फौजें ढीठ थीं और 1939 के दिसंबर के आखिर तक वो फिनिश भूगोल और यहां के वातावरण को अच्छी तरह से समझ चुके थे और इस बार उन्होंने अपने इस कॉन्क्वेस्ट को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने का मंसूबा बनाया। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयारी करके आए थे और उन्होंने एक नए सिरे से अपनी जंग को अंजाम देना शुरू किया। करेलियन क्षेत्र में उनका नया ठिकाना था कोला नदी का पश्चिमी क्षेत्र। फिनिश फौजों और उनके आसपास की पोजीशंस को समझने और उन पर नजर रखने के लिए रशियंस एक ऐसी ऊंची जगह ढूंढ रहे थे
जहां से उन्हें इस युद्ध में कुछ एडवांटेज मिल सके। 1369 फीट ऊंचा यह पहाड़, जहां से वो आसपास के पूरे इलाके पर अच्छे से नजर रख सकते थे, इस काम के लिए सबसे मुफीद था। एक ऊंची ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने के लिए माउंट वोत्तवारा से बढ़िया जगह कोई नहीं थी। पर इस पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही रशियंस ने सामी लोगों से एक बार बात करना ठीक समझा। वो इस पहाड़ की ज्योग्राफी के बारे में उनसे अच्छे से समझना चाहते थे, जिससे उन्हें उस पर चढ़ने में आसानी हो और समय भी कम से कम लगे। सामी लोग, जो कि रशियंस और फिनिश दोनों से ही कहीं अच्छी तरह से इस इलाके को जानते समझते थे, सामी लोगों ने उन्हें कई तरह की चेतावनियां दी थीं। उनके मुताबिक माउंट वोत्तवारा एक शैतानी जगह थी। अपने आसपास के खूबसूरत इलाके और नरम जंगलों से ठीक उलट वोत्तवारा की जैसे प्रकृति से दुश्मनी सी थी। इस पहाड़ पर मौजूद इकोसिस्टम बड़ा ही अजीब था, इतना कि यहां कीड़े मकोड़े भी मुश्किल से ही मिलते थे, और आज भी ऐसा ही है। बदसूरत तुड़े मुड़े पेड़ ऐसे थे जैसे इस धरती से जबरदस्ती बाहर निकाले गए हों। आसपास की झीलें और नदियां किसी भी तरह की जिंदगी को सहारा देने में नाकामयाब थीं। उनमें पानी में उगने वाले पौधों से लेकर टैडपोल्स तक का नामो निशान नहीं था। फिर मछलियों और बाकी बड़े जीवों की तो बात ही क्या। वोत्तवारा के बारे में सबसे दिलचस्प, या फिर यह कहें कि परेशान कर देने वाली बात यह है कि इस पर पाए जाने वाले बहुत ही बड़े और भारी मगर करीने से काटे गए हुए पत्थर, निहायत ही छोटे पत्थरों पर बैलेंस की गई चट्टानें, इन्हें सामी लोग सईदा कहते हैं। चूंकि सामी लोग प्रकृति की ही पूजा करते हैं, इसीलिए उनका मानना है कि कई शक्तिशाली एंटिटीज इन पत्थरों में निवास करती हैं। माउंट वोत्तवारा पर ढेर सारे सईदा पाए गए हैं, और चूंकि यह पहाड़ एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है जहां दो इलाके आपस में मिलते हैं, एक रेंडियर से भरा हुआ और दूसरा मछलियों से भरी एक दो नदियां, माउंट वोत्तवारा एक बड़ी ही पवित्र जगह मानी जाती रही होगी। बल्कि सामी लोगों के लिए तो आज भी यह पवित्र ही है। यह उस वक्त के सामी लोगों के लिए एक पूजा स्थल रहा होगा, जहां वो शिकार के मौसम में तैयारी करते वक्त अपने देवताओं से प्रार्थना करके उन्हें बलि वगैरह दिया करते होंगे, और अगर उनके देवता उनकी प्रार्थना से खुश हो जाते तो उन्हें अपने शिकार में सफलता मिलती होगी, और अगली ठंड तक के लिए उनके पास खाने का अच्छा खासा इंतजाम भी हो जाता होगा। सामी लोगों का कहना था कि वोत्तवारा पर रहने वाले देवता और आत्माएं बाहरी लोगों को पसंद नहीं करती। उन्होंने रशियंस को समझाया कि अगर उन्होंने माउंट वोत्तवारा का सम्मान नहीं किया और उनके बताए नियमों को नहीं माना, तो उन्हें फिनिश फौजों को छोड़कर किसी और ताकत से अपनी हिफाजत के बारे में सोचना पड़ सकता है। जाहिर है सोवियत फौजों ने सामी लोगों की इस चेतावनी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनके हिसाब से यह पिछड़े और गरीब लोगों का खुद को बहलाने का एक तरीका भर था। वैसे भी कम्युनिस्ट भगवान, देवता, आत्माएं इन सब में नहीं मानते। अपने हेडक्वार्टर से मिले आदेशों को मानते हुए 100 रशियन सैनिकों की एक कंपनी माउंट वोत्तवारा पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को सेटअप करने के लिए निकल चुकी थी। पर रशियंस एक गलती कर रहे थे। उनके पास इतने अनुभवी ऑफिसर्स होने के बावजूद उनमें से एक ने भी यह नहीं सोचा कि माउंट वोत्तवारा से इतना करीब होने के बाद भी फिनिश फौजों ने अब तक वहां अपनी एक भी पोस्ट क्यों नहीं बनाई थी। किसी भी जंग में अपने दुश्मन से ऊंचाई पर होना हमेशा ही एक टैक्टिकल एडवांटेज होता है। यह युद्ध का एक ऐसा नियम है जिसे कभी भी दुनिया की कोई भी अनुभवी या नौसिखिया फौज कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। पर वोत्तवारा की तरफ बढ़ रही सोवियत कंपनी को पता नहीं था कि उनके आसपास अलग अलग गड्ढों में मौजूद कई फिनिश सैनिक उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। और वैसे भी फिनिश सेना में कई सामी लोग अपनी मर्जी से या फिर मौके की नजाकत को देखते हुए सैनिकों
गाइड्स और फील्ड एक्सपर्ट्स के तौर पर भर्ती किए गए थे और उनके लिए वो दोबारा से जुड़ी हर कहानी और हर आस्था अब भी वैसी की वैसी ही थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को बड़े आराम से बिना किसी विरोध के वेंटेज पॉइंट पर चढ़ने दिया। शायद इतिहास में यह पहला मौका रहा होगा जब कोई भी फौज अपने दुश्मन को एडवांटेज लेते और खुद से ऊपर की पोजीशन पर जाते हुए देखकर खुश हो रही थी। और एक ठंडी रात में जब सूरज क्षितिज से नीचे जा चुका था, उनके अंदर का विश्वास सही साबित हुआ। फिनिश लीडरशिप ने अपने सभी सैनिकों को अपनी पोजीशन पर जमे रहने का आदेश दिया था। उन्हें इस पहाड़ पर चढ़ना नहीं था, पर इसके बावजूद नीचे मौजूद सैनिक वोत्तवारा के ऊपर चल रहे युद्ध की आवाजों से परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनके कुछ साथी ऊपर तो नहीं चले गए। क्या उन्हें उनकी मदद करने ऊपर जाना चाहिए? ऊपर से आ रही आवाजें एक भयंकर युद्ध का संकेत दे रही थी। उस ठंडी रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई कई तरह की आवाजें वहां गूंज रही थी। गन शॉट्स, बम धमाके और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज वोत्तवारा के ठीक ऊपर से आ रही थी। और वहां चल रही गोलियों और धमाकों से आती रोशनी भी उन्हें एकदम साफ दिखाई दे रही थी। उन आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे सोवियत सैनिक पागल हो गए थे। उन गन शॉट्स के पैटर्न को सुनकर कोई भी सैनिक बता सकता था कि उन्हें अपना निशाना नहीं मिल रहा था और वो बस बौखलाहट में यहां वहां शूट कर रहे थे। रशियन सैनिकों की ये लड़ाई कम से कम फिनिश सैनिकों के साथ तो नहीं थी। उनका सामना किसी ऐसी चीज से था जो उनके बीच में ही घुसकर उन्हें काट पीट रही थी और वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। पहाड़ के नीचे मौजूद फिनिश सैनिक अगली 2 रातों तक गोलीबारी की आवाजें सुनते रहे। अब तक उन्हें यकीन हो चला था कि रशियन सैनिक कम से कम फिनिश सैनिकों के साथ तो नहीं लड़ रहे थे। ये कोई अनजान दुश्मन था। हर गुजरते घंटे के साथ उनके चिल्लाने और गनशॉट्स की आवाजें कम होती जा रही थी। आखिरकार दूसरी रात सुबह होने से 1-2 घंटे पहले ये आवाजें आना बंद हो गईं। अगली सुबह का सूरज अपने साथ इन सवालों का जवाब लेकर आया था या नहीं, ये फिनिश सैनिक नहीं जानते थे। बल्कि वो तो सोवियत सैनिकों के इस अजीब बर्ताव से परेशान थे। उन्होंने फैसला किया कि वो वोत्तवारा पर जाकर सोवियत पोजीशंस को चेक करेंगे। एक छोटी स्काउटिंग पार्टी को इस काम के लिए तैयार किया गया और वो वोत्तवारा की तरफ बढ़ चले। वो बड़ी ही सावधानी से ढलान से चढ़ते हुए माउंट वोत्तवारा की चोटी के काफी करीब पहुंच गए थे, पर वहां पहुंचकर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन्हें परेशान होना पड़ता। ऊपर दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं था और इसे देखकर फिनिश सैनिक और भी ज्यादा चौकन्ने और बेचैन हो गए। ना तो वहां सोवियत ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी और ना ही कोई स्नाइपर्स। सोवियत आर्मी का कोई सामान जैसे कि कुदालें, बारूद के बक्से कुछ भी नहीं। और अगर रशियन सैनिक वहां न होकर पहाड़ के ठीक ऊपर भी थे, तब भी उन्हें कम से कम उनकी आवाजें तो सुनाई देनी चाहिए थी। फिनिश सैनिकों की जर्नल एंट्री के मुताबिक वोत्तवारा में पेड़ों से टकराती हुई साएं साएं करती ठंडी हवा के सिवा वहां दूसरी कोई आवाज नहीं थी। उनके हिसाब से वो जगह असाधारण रूप से शांत थी। फिनिश सैनिकों ने अपनी बंदूकों को कसकर पकड़ रखा था और उन्होंने अपने कदम अपनी आखिरी मंजिल यानी वोत्तवारा की चोटी की तरफ बढ़ा दिए। और उन्हें वहां जो कुछ मिला उससे ये राज और भी गहरा होता चला गया, और वो भी एक बड़े ही डरावने और अंदर तक हिला देने वाले रूप में। फिनिश सैनिकों ने अपने दुश्मन को ढूंढ लिया था, या फिर यह कहना सही होगा कि उनका जो भी बचा खुचा हिस्सा था, सभी 100 सैनिकों का नरसंहार हो चुका था।
उनकी छितरा छितरा हो चुकी लाशें हर तरफ फैली हुई थीं। पहाड़ पर जमी वो बर्फ उन सैनिकों के खून से लाल हो गई थी। किसी का दिल, किसी का कलेजा, किसी की आंतें, किसी की आंखें, कटे फटे हाथ पैर सब तरफ बिखरे पड़े थे। जिन भी सैनिकों का चेहरा सलामत बचा था, उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ सैनिकों की लाशें इस पोजीशन में थीं जैसे अपने आखिरी पलों में वो बचकर भाग रहे हों और उन पर पीछे से वार किया गया हो। वो वहां से भागना चाहते थे, पर उन्हें यह मौका मिल ही नहीं पाया था। कुछ सैनिकों के हाथ में अब भी उनकी बंदूकें कसी हुई थीं, जिनसे उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली थी। चाहे यह आपको सुनने में कितना भी भयानक लग रहा हो, मेरी बात मानिए, आत्महत्या करने वाले ये सैनिक बड़े ही खुशकिस्मत थे। कम से कम उन्हें उस दर्द और खौफ को जीना तो नहीं पड़ा होगा जिसे उनके बाकी साथियों ने न जाने कैसे झेला था। इसके अलावा बाकी सभी सैनिकों की मौत किसी भी गोली या फिर बम धमाके से नहीं हुई थी। उनके जिस्म के बचे कुचे हिस्सों पर जो निशान थे, वो साफ बता रहे थे कि उनका यह हाल बड़े बड़े पंजों और तेज दांतों ने किया था। कुछ सोवियत सैनिकों की लाशें ऐसी भी थीं जिनके सिर्फ हाथ पैरों को उखाड़कर उन्हीं बदसूरत पेड़ों और सईदा पर टांग दिया गया था। दिन की रोशनी में बर्फ पर पड़े पीतल की बुलेट शेल्स चमचमा रही थीं। ये खाली शेल्स बता रही थीं कि सोवियत सैनिकों ने बौखलाहट में अपना सारा गोला बारूद खत्म कर लिया था। पर वहां एक और अजीब बात भी थी। उस पहाड़ पर एक भी फिनिश सैनिक का नामो निशान नहीं था। अगर रशियंस के ऊपर यह हमला फिनिश सैनिकों की किसी खास टुकड़ी ने भी किया होगा, तो भी इतनी गोलीबारी में कम से कम एक दो फिनिश सैनिक तो मारे जाने चाहिए थे। पर ऐसा नहीं था। किसी बहुत ही ताकतवर और खून की प्यासी चीज ने बड़े ही वहशी तरीके से 100 भारी हथियार बंद रशियन सैनिकों को इस माउंट वोत्तोवारा पर काट डाला था। इन 100 बदनसीब रशियन सैनिकों के खात्मे की खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई। फिनिश एयरफोर्स और आर्मी अपनी पूरी ताकत से रशियन से जूझ रहे थे, पर उनके पास रशियंस की भारी तादाद और हाई क्वालिटी बैटल इक्विपमेंट का कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे फिनिश डिफेंसेस कमजोर पड़ रहे थे और 3 महीने बाद मार्च 1940 में फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने सोवियत यूनियन की सभी मांगें मान ली और करेलियन इलाके को सोवियत्स के हवाले कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने जर्मनी को रशिया के और फिनलैंड को एक बार फिर रशिया के सामने जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। पर 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो करेलियन रीजन एक बार फिर से सोवियत यूनियन के कब्जे में आ गया और इस इलाके में एक बेचैन मगर बिना हिंसा वाली शांति छा गई। सामी लोगों के लिए वोत्तोवारा हमेशा से ही एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल रहा है और हमेशा रहेगा। वो इसका बहुत सम्मान करते हैं। पर रशियंस जो कि इस इलाके में नए आए थे, वोत्तोवारा पर हुए इस नरसंहार से वाकिफ थे और उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, डेथ माउंटेन। आज के समय में वोत्तोवारा रशियन हाइकर्स, एक्सप्लोरर्स और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के लिए किसी छुपे हुए खजाने से कम नहीं है। इसके एक बड़े ही दूर दराज इलाके में होने की वजह से यहां पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। पर जो भी लोग यहां पहुंच पाते हैं, वोत्तोवारा की अनूठी ज्योग्राफी से रूबरू होने का उन्हें मौका मिलता है। इस पहाड़ पर कहीं भी आपको उस नरसंहार के बारे में कोई बोर्ड, कोई साइन या कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ नहीं मिलेगा। पर आज भी इसके आसपास से कई पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स तो वोत्तोवारा को एक इंटर डिमेंशनल पोर्टल कहते हैं।
जिससे होकर हम ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों में पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस इलाके में यूरोपियन भेड़ियों का काफी आतंक था। वॉर जोन से अक्सर इन भेड़ियों से मुठभेड़ होने की खबरें भी मिलती थीं, जिनमें ये अक्सर सैनिकों का राशन वगैरह चुरा लेते थे या फिर पकते हुए मांस की महक से उनके कैंप तक खिंचे चले आते थे। विंटर वॉर में कई ऐसे इलाकों में जंग जारी थी जो कि रेंडियर के आने जाने के रास्तों के बीच पड़ते थे। ऐसे में युद्ध के चलते रेंडियर्स तो वहां से भाग जाते थे और इन भूख से तड़पते भेड़ियों को मजबूरन सैनिकों पर ही हमला करना पड़ता था। धीरे धीरे उस पूरे इलाके के भेड़ियों को इंसानी मांस की आदत पड़ गई थी और वो इंसानों पर बिना झिझके हमला भी कर देते थे। ऐसे में भेड़ियों और सैनिकों दोनों के ही मारे जाने की खबरें आती रहती थीं। भेड़ियों के किसी भी बड़े झुंड में 25 तक भेड़िए हो सकते हैं और ये इतने योजनाबद्ध तरीके से हमला करते हैं कि शिकार को इनकी भनक सिर्फ आमना सामना होने पर ही लगती है। भेड़ियों का इतना बड़ा झुंड रशियन नौसिखिए सैनिकों की 8-10 लोगों की टुकड़ी को खत्म कर सकता है, पर 100 सैनिकों की भारी हथियारों से लैस एक पूरी कंपनी को इस तरह से चीर फाड़ डालना, भेड़िए ना तो ऐसा करने की क्षमता रखते हैं और ना ही वो अपने शिकार को बिना खाए छोड़ सकते हैं। कई रिसर्चर्स और इतिहासकारों का यह भी कहना है कि रशियन कंपनी पर किया गया हमला भेड़ियों का नहीं बल्कि किसी भूरी मादा भालू का भी हो सकता था, जिसने शायद अपने बच्चों की वजह से सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया हो। भूरे भालू पूरा उत्तरी अमेरिका और यूरोप इस जरूरत से ज्यादा बड़े शिकारी की ताकत से वाकिफ है, पर यह बात आम है कि भालू झुंड में नहीं रहते और किसी भी 1, 2 या फिर 5 भालुओं के लिए भी इतने सैनिकों को एक साथ मौत के घाट उतारना मुमकिन नहीं था। और किसी भी सैनिक में भालू का इतना खौफ तो नहीं हो सकता कि वो खुद को खत्म कर ले। और साथ ही माउंट वोत्तोवारा पर इकट्ठा किए गए सबूतों में किसी भी जानवर के बाल, मलमूत्र, खून या फिर कोई और सुराग नहीं मिलता। जो फिनिश स्काउट वोत्तोवारा पर चढ़े थे उन सभी ने अपनी पूरी जिंदगी का ट्रैकिंग और शिकार का अनुभव इस घटना स्थल की जांच में लगा दिया था, पर उसके बावजूद उन्हें वहां किसी जानवर का एक भी सुराग नहीं मिला। डेथ माउंटेन या फिर वोत्तोवारा के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता। इसका इतिहास और छुपे हुए राजों के बारे में हम बस उतना ही जानते हैं जितना कि सामी लोगों ने दुनिया को बताया है, या फिर जो कुछ भी रशियन सैनिकों के साथ हुए हादसे से पता चला। किसी भी जंग में 100 सैनिकों का एक साथ मारा जाना, उनका जंगलों में भटक कर दम तोड़ देना या फिर बस खो जाना कोई नई बात नहीं है। पर सोवियत सैनिकों के साथ जो हुआ था और जिस तरह से हुआ था वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। आखिर वो कौन या फिर क्या था जिसने उन सैनिकों को माउंट वोत्तोवारा पर इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था? उन सैनिकों को आखिर किस चीज से इतना डर लग रहा था कि उन्होंने अपनी ही बंदूक से खुद को शूट कर लिया? ऐसा कुछ जो उन सैनिकों पर पूरे 2 दिन तक हमला करता रहा और उन्हें पहाड़ से नीचे उतरने तक नहीं दिया। कुछ इतना भयानक जिससे डर कर वो सैनिक चीख चिल्ला रहे थे, बचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। इस पूरी घटना को हर नजरिए से देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रशियन सैनिकों का सामना उन्हीं चीजों से हुआ था जिनके बारे में सामी लोगों ने उन्हें चेताया था। शायद इतने सारे विदेशी लोगों का एक साथ उस पहाड़ पर इतने हथियार लेकर पहुंच जाना उन एंटिटीज या फिर देवताओं को पसंद नहीं आया। सामी लोगों की लोक कथाओं के अनुसार कई बार ये एंटिटीज जंगली जानवरों के शरीर पर भी कब्जा कर लेती हैं और उनसे कुछ ऐसे काम करवाती हैं जो कि असंभव से मालूम पड़ते हैं। और ये लोक कथाएं या फिर ऐसी एंटिटीज सिर्फ सामी लोगों की कहानियों में ही नहीं बल्कि कई और महाद्वीपों की पुरानी संस्कृतियों में पढ़ने सुनने को मिलती हैं।
इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है जायंट्स और एक ऐसी एंटिटी जिसे वो स्टालू कहते हैं। सामी लोगों की माने तो स्टालू एक ऐसी एंटिटी है जो कि अपना आकार और बनावट जब चाहे बदल सकता है। यह किसी भी दूसरे इंसान या जानवर जैसा दिखाई पड़ सकता है। अमेरिका के मूल निवासी इस एंटिटी को स्किन वॉकर कहते हैं।